नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में यूसीसी के जिक्र करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और यह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में हमारी सरकार के फिर से धरातल पर उतारने के लिए पहचान मिला है, सहयोग मिला है, जिसकी वजह से आज यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने नेशनल गेम्स के लिए तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब सराहा और इसी के साथ ये भूमि खेल भूमि बनाने का भी जो है बल दिया। इसी के साथ ही अमित शाह ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में खेल को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में खेल और खिलाड़ियों को मिलेगा। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस भूमि अब खेल भूमि में आज मेरे सामने जो युवा है, विद्यार्थी है, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। देवी और बीते रोज उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह हो चुका है। वह इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि समापन समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं कांग्रेस ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सवाल खड़े किए और हाल ही में ताइक्वांडो मैच में फिक्सिंग का मामला बड़ा सामने आया था। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई और वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने इस प्रकरण को लेकर हेरफेर में गंभीर आरोप लगाया है। देखिए बिल्कुल, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब धामी जी इस तरीके की बात करते हैं। तो वीर भूमि तो है हमारी, ये बिल्कुल नमन है हमारे यहाँ के जो है सैनिकों का और शहीदों का, लेकिन खेल भूमि आप कैसे बनाएंगे ये बताइए। 38वां जो राष्ट्रीय खेल यहाँ पे हुआ, आयोजन करने का आपको मौका मिला, देवभूमि की इज्जत की बात थी, हमारे मान की बात थी, उसमें जिस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली थी, चाहे वो जो खिलाड़ी हो उनके रुकने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, या आने जाने वाले जो लोग जहां जो खेल देखना चाहते थे उनके लिए जो अव्यवस्थाएं थी, और जिस तरीके से आपने देखा कि जो है मेडल बिक रहे थे। और लिव इन रिलेशन और मुस्लिम विवाह पद्धति को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए यूसीसी 2025 को चुनौती देने वाले जनहित याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने सरकार की याचिका पर लगातार लगाए गए आरोपों पर 6 सप्ताह के जो है भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और उच्च न्यायालय में
दायर याचिका यूसीसी 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों की अनदेखी किए जाने का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने यूसीसी बिल पास करते समय इस्लामिक रीति रिवाज, कुरान तक तथा उनके अन्य प्रावधानों की अनदेखी की है। और वही बीजेपी का कहना है कि कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिन्हें इस कानून से दिक्कत हो रही है। के बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि सभी को समान कानून के दायरे में लाने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां से जहां से गंगा यमुना का निकलती है और पूरे देश को सिंचित और पुण्य देने का काम करती है, वहीं से हमारी यूसीसी की धारा बह रही है और जो पूरे देश के अंदर ये भविष्य में लागू होगी। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी टाइप के लोग हैं जिनको कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, वो इस तरह से कहीं न कहीं उनको इससे उनको दिक्कत हो रही है। और शादी कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा है कि कावड़ यात्रा को देखते हुए जनपद पौड़ी से लगे उत्तराखंड को बिजनौर जनपद के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर ली गई है और ट्रैफिक को लेकर आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। हमारी 14 फरवरी से जो हमारी शारदीय कांवड़ यात्रा है वो स्टार्ट हो रही है, तो इसी के संबंध में एक हमारा जो नेबरिंग स्टेट है बिजनौर, उसके साथ हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से सभी अधिकारियों ने प्रतिभाग करा था। तो इसमें जो भारी वाहन है उनके रूट्स डिसाइड हुए थे, जो हल्के वाहन है उनके रूट्स डिसाइड हुए थे, जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज के वाहन कैसे चलेंगे या जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ये वाले क्या रूट लेंगे, उसी बारे में एक डिस्कशन हुआ था। और अभी आजकल में ये जो रूट प्लान है वो हमारी मीडिया द्वारा लोगों के लिए भी जारी कर दिया जाएगा। और शारदीय कांवड़ का कोड तैयारी थी वो पूरी हो चुकी है और इसी के साथ साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं शारदीय कांवड़ यात्रा की जो तैयारी है वो अपने चरम पर है और ऐसे में कई तरह के जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा सकती हैं, सबकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और प्रदेश में लंबे समय से भू कानून की मांग उठती जा रही है और ऐसे में अब सरकार भू कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि बीजेपी भू कानून की बात कर रही है, लेकिन बात कानून लाने की नहीं है, बल्कि भू कानून लाएंगे तो उसका ड्राफ्ट क्या होगा और राज्य की उसकी क्या फायदा होगा, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार नकल विरोधी कानून का पूरे देश में डंका पीटने की बात करती है, लेकिन आज तक धरातल पर कुछ दिखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी भू कानून की बात कर रही है। इससे पहले उन्होंने यूसीसी की बात भी करी, उन्होंने नकल विरोधी कानून की भी बात करी। बात भू कानून लाने की नहीं है, बात यह है कि अगर आप भू कानून लाएंगे तो क्या होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, राज्य को उससे क्या फायदा होगा और राज्य के फायदे के लिए भू कानून और मूल निवास में राज्यवासियों का फायदा होगा या नहीं होगा, सबसे महत्वपूर्ण है राज्य हित में होगा या नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार की संकल्प रूपी योजनाओं से तय हुए हैं नए आयाम और बने हैं कीर्तिमान।
प्रदेश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का प्रमाण दे रही है। जन कल्याण और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य लेकर उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय की भावनाओं को साकार करके दिखाया है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक के मुताबिक उत्तराखंड में करीब 10 लाख लोग पिछले 10 सालों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ये चहुमुखी विकास का ही परिणाम है कि उत्तराखंड की गरीबी दर 10% से कम रह गई है। सतत विकासों के लक्ष्यों पर खरा उतरते हुए उत्तराखंड सरकार ने विकसित प्रदेश की नई तस्वीर बनाई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड ने रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है और बेरोजगारी दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, लघु और सूक्ष्म उद्योग नीति, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसी और राज्य स्तर पर नई नौकरियों से अर्थव्यवस्था को नए पंख लगे हैं। अकेले 15 से 29 वर्ष एज ग्रुप के युवाओं में रोजगार सृजन में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। हर वर्ष राज्य की GSDP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो रही है। एक वर्ष में ही प्रति व्यक्ति आय में करीब 26% बढ़ोतरी हुई है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सार्थक प्रयासों का ही नतीजा है कि नीति आयोग की SDG रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। सरकार के अथक प्रयास से चेहरे पर लौटी है मुस्कान। मजबूत अर्थव्यवस्था से बनी है समृद्ध प्रदेश की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व विधायकों के पेंशन 50% बढ़ाई गई है, जिसके बाद पूर्व विधानसभा में पेंशन अब 40,000 से 60,000 रुपए हो गई है। इसी के साथ उनके पेट्रोल और टेलीफोन के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं और वहीं सरकार के इस फैसले का कांग्रेस और उच्च विपक्षी दलों में विरोध किया गया है। लेकिन बीजेपी के मुताबिक पूर्व विधायक लगातार सामाजिक कार्य में लग रहे हैं और उनकी लंबे समय से मांग थी कि उनका पेंशन को बढ़ाया जाए, इसलिए सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है। और इस बीच विपक्ष को जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भी कई बार पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई गई। कांग्रेस इससे इनकार नहीं कर सकती। नवीन ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। देखिए, पूर्व विधायक भी जो है लगातार सामाजिक कार्यों में, सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं और उनकी काफी समय से ये मांग थी कि उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाए। जिस प्रकार अन्य कर्मचारियों की पेंशन बढ़ी है, अन्य जो है चीजों के जो है मजदूरियों की मजदूरी बढ़ी है और लोगों की भी जो है तनख्वाहें बढ़ी है, तो उनकी भी जो है मांग थी। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष अपने गिरेबान में झांक ले, समय समय पर जो है अन्य सरकारों ने भी, कांग्रेस के समय में भी पेंशनें बढ़ी हैं। कांग्रेस इस बात से इनकार नहीं कर सकती। आप देख लीजिए कांग्रेस के समय में कितनी बार जो है पेंशन बढ़ाई गई और भत्ते बढ़ाए गए। तो इसलिए विपक्ष का आरोप निराधार है। और खबर देहरादून से है, जहां पर धामी मंत्रिमंडल के द्वारा जमीनों की रजिस्ट्री के ऑनलाइन प्रक्रिया को स्वीकृति दे दी गई है। वही अब अधिवक्ता इसके विरोध में उतर चुके हैं। इसी क्रम में देहरादून बार एसोसिएशन ने 1 दिवसीय न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। देखिए, जो यूसीसी अभी सरकार ने लागू करा 27 जनवरी को, उसमें जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है और विल है, उसको सीएसटी सेंटर को हैंडओवर कर दिया और अधिवक्ताओं को उस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया। जो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हमारे रोजगार पर कुठाराघात है। हम उसका विरोध करते हैं। किसी कानून का हम विरोध नहीं कर रहे, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, परंतु अगर हमारे रोजगार पर प्रश्न चिन्ह लगेगा या कुछ ऐसी बात होगी तो हमको विरोध करना पड़ेगा। वो सभी कर सकते हैं, हमारा अधिकार है विरोध करना। अभी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक स्टेटमेंट आया था कि रजिस्ट्री को भी वो पेपरलेस करने जा रहे हैं। उस पेपरलेस रजिस्ट्री का मतलब ही यही हुआ कि अधिवक्ताओं को उससे भी बाहर कर रहे हैं। तो क्या पूरी 80% अधिवक्ता समाज को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे? कौन सोचेगा? सरकार, वैसे तो मोदी जी का ये आह्वान था कि हम 20 करोड़ नौकरियां और रोजगार लोगों को उपलब्ध कराएंगे, तो ये रोजगार दे रहे हैं क्या?
व्यवस्था के लागू होने के बाद विधेयकों में पंजीकरण की। और वही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग की उपलब्धियों के संबंध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आजीविका संवर्धन के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा कृषि मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे लगभग 3 साल मुझे विभाग में होने जा रहे हैं और 3 साल के अंदर लगातार कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हालांकि विकास के नाम पर राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, लेकिन हमारा उत्पादन 3 लाख टन बढ़ा है। ये इस बात का प्रतीक है कि कृषि के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। और आईटी पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वनाग्नि नियंत्रण के लिए बीते दिनों मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और इसके लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। और वही चीफ ऑब्जर्वर और एसएसबी डीआईजी दुर्गा बहादुर ने बताया है कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए संयुक्त रूप से आयोजित इस मॉक ड्रिल में 6 जनवरी के 16 स्थान चिन्हित किए गए। के आदेश पे एनडीएमए के द्वारा राज्य में आपदा और वन विभाग मिलकर मॉक ड्रिल का आयोजन किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया गया और ये कहा गया कि मॉक ड्रिल एक्चुअल में कराइए आप, जो एक्चुअल जैसे लगे, ताकि जब भी हमें कभी आपदा आती है तो किस तरह से कार्रवाई करनी है उस तरह से रियल में हम कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, देखा आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समय दिया हमको और आपको ब्रीफ किया, एक एक चीज के बारे में बताया। हमारा प्रयास होगा कि आपदा की स्थिति में हम जिस प्रकार से मॉक ड्रिल में काम कर रहे हैं उसी प्रकार से वास्तव में आपदा आने पर सब विभाग मिलकर स्थानीय जन समुदाय को लेकर, मीडिया को साथ में लेकर हम आपदा का मुकाबला करेंगे और आपदा के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे। मॉक ड्रिल है बहुत अच्छा रहा है। ये सभी संस्था इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भी इस एक्सरसाइज में जुड़ा है। जो आप जानते हैं कि नेपाल बॉर्डर में जितने भी एक्सेस है एसएसबी डिप्लॉय है और मैक्सिमम बीओपी जो हम बोलते हैं बॉर्डर आउटपोस्ट है वो फॉरेस्ट एरिया में फॉल करता है। तो आज के जो एक्सरसाइज जो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो इन्होंने मतलब फॉरेस्ट फायर के अंतर्गत इन्होंने मॉक ड्रिल रखा है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। और उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होने जा रही है। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया है कि विभाग की ओर से सभी तैयारी पूरी है। बच्चों के भी प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं और ऐसे में इसके अलावा परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने के लिए भी अपील की गई है। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स जो है वो 21 फरवरी से 11 मार्च तक की जो अवधि है इसके बीच में होंगे। तो इसके लिए सभी स्कूल्स जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी हो गए हैं। सभी स्कूल्स को निर्देश दिए गए थे कि प्री बोर्ड एग्जाम्स में जो रिजल्ट आएगा उसमें जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा वीक हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दें। इसके अलावा विभाग लगातार स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी कई वर्कशॉप्स कर रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था जिसमें भी रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है हमारे स्टेट में और गत वर्ष से काफी बड़ा है हमारे यहाँ वो। और अब की बार जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था स्टूडेंट्स को। और वही जागेश्वर धाम मास्टर प्लान के कार्यों के लिए कंसल्टेंट हेतु शासन द्वारा अधिकृत की गई एजेंसी INI स्टूडियो में कलेक्टर में आपको बता दें संबंधित विभागीय अधिकारियों को जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने की अध्यक्षता में
जागेश्वर धाम मास्टर प्लान की रूपरेखा के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों से विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जागेश्वर धाम उत्तराखंड के प्रसिद्ध धामों में से एक है, जहां तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से यहां पर पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जागेश्वर धाम मास्टर प्लान सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए यहां होने वाले सभी कार्यों को त्रुटिहीन एवं गुणवत्तापरक तरीके से करें। और उत्तराखंड कांग्रेस में इस वक्त आपसी कलह चरम पर है, जो कि सोशल मीडिया पर भी साफ नजर आ रही है। किस तरह से एक नेता दूसरे नेता पर तंज कस रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की कांग्रेस में बैठक बिठाए मौका दिए हैं, जहां पर बीजेपी अब जमकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई रहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैटर है कि कुर्सी को लेकर लड़ाई करना तो उनके वो संस्कार में है, क्योंकि लगातार कुर्सी को ही लेकर लड़ाई इनकी यहाँ होती चली आई है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर बहुत ज्यादा विपक्ष के बोलने के बाद कभी कोई आसीन हुआ, लेकिन उसको भी पद से, चेयर से समय समय पर हटाने का कार्य किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनके लिए तो विपक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके खुद के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं हीरा सिंह बिष्ट जी, वो खुद ही प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल पे दलाल का ठप्पा दे रखे हैं। उनके बाकी प्रवक्तागण भी सवालिया निशान उठाते हैं, उनके प्रभारी यहाँ उत्तराखंड में आना जरूरी नहीं समझते हैं। तो ये उनके यहाँ जो आपस में सिर फुटा फुटौल है, वो यह दर्शाता है कि ये जनता के प्रति बिल्कुल सरोकार नहीं रखते हैं। ये अपने भले के लिए जो कार्य होता है, ये वही उसी में संतुष्ट रहते हैं और अपना ही सिर फुटा फुटौल करने में व्यस्त रहते हैं। और द्वाराहाट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का क्रीड़ा समारोह का आयोजन छनेता खाल के मैदान में प्रारंभ हो गया है। आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि सोमेश्वर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवेंद्र कुमार जोशी ने समारोह का उद्घाटन किया है। और यही आपको बता दें कि अनिश कुमार जेली ने खिलाड़ियों को भी संबोधित करते हुए कहा कि खेल प्रतिभा के साथ साथ जो है और आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम से लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये स्कैम्स जो है वो सस्ती वेबसाइट और नकली रिव्यू प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की पहले छोटे छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें भारी भरकम रकम निवेश करने पर मजबूर करते हैं। ऐसे ही एक मामला उत्तराखंड में सामने आया है, जहां पर नैनीताल निवासी एक पीड़ित से सोशल मीडिया में विज्ञापन के लिए जरिए 90 लाख रुपए की ठगी के अंजाम दिए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ठगों द्वारा सर्कुलेशन में भेजे जाते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अत्यधिक संख्या में है। इसमें आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के ऑलरेडी जो है जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, या जैसे अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। या म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे बैंक्स में म्यूचुअल फंड के डेस्क होते हैं। और लेकिन अगर किसी लिंक के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का अगर कोई आपको प्रमोट करता है कि ये लिंक में के माध्यम से एक वेबसाइट खुलेगी, आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें संभावना रहती है कि साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। इसमें लगभग 90 लाख की ठगी थी इसमें, और लगभग 3 परिवारों से ये ठगी की गई थी, और इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनसे ठगी की गई थी। तो इसमें हम लोगों ने अकाउंट भी फ्रीज कराए थे, और जो टियर 1 अकाउंट थे, जो मेन इसमें बेनिफिशियरी थे फ्रॉड अमाउंट के, उसको वहां से जयपुर से राजस्थान से अरेस्ट किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।